गुड मॉर्निंग। मैं विजय कुमार गौतम। आज के इस लेक्चर में चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट डिस्कस करूँगा। तो आइए अध्ययन करते हैं, साथ साथ बात करते हैं। सबसे पहले जैविक विविधता। प्रकृति में पौधों तथा जंतुओं की अनेक किस्में पाई जाती हैं, जो कि सूक्ष्म से लेकर बृहद आकार के हो सकते हैं। इसे ही जैविक विविधता कहते हैं। जीवों की लगभग 1.7 मिलियन जातियां पाई जाती हैं। यदि हम अपने आसपास प्रकृति में देखें तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। हजारों तरह की चिड़ियाँ हैं, हजारों तरह के दूसरे कीट हैं। तो इतनी सारी वैरायटी, इतनी सारी जातियों का पाया जाना ही जैव विविधता कहलाता है। बात करते हैं कि जीवों के नामकरण की मानक पद्धति अथवा वैज्ञानिक पद्धति। जैसा कि हमारा देश बहुभाषी है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। किसी भी जंतु को अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं पे अलग अलग नाम दिए जाते हैं या अलग अलग नाम होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात महसूस की गई कि यदि किसी जीव के बारे में बात करें तो किसी भी देश का कोई भी वैज्ञानिक हो, जीव वैज्ञानिक, वो ये समझ सके कि किस जीव के बारे में बात हो रही है। इसके लिए जीवों के एक मानक नाम या कहें कि वैज्ञानिक नाम की जरूरत महसूस हुई। इसमें सबसे पहले, हालांकि कई वैज्ञानिकों ने जीवों के नामकरण करने के तरीके अपनाए। किसी ने जीवों का नामकरण उनकी उपयोगिता अनुपयोगिता के आधार पर किया, तो किसी ने जीवों को इस आधार पर वर्गीकृत किया कि यह घरेलू है, ये जंगली है। बाद में कैरोलस लिनियस ने जीवों का नामकरण की एक पद्धति दी, एक तरीका सुझाया। कैरोलस लिनियस के नामकरण के तरीके को द्विनाम पद्धति कहते हैं और इसी पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति की मान्यता दी गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के सभी जंतु वैज्ञानिकों तथा वनस्पति वैज्ञानिकों के द्वारा जंतुओं तथा पौधों के नामकरण करने के लिए कुछ निश्चित नियम बनाए गए हैं। दो संस्थाएं हैं जिन्हें हम
ICZN तथा ICVN कहते हैं। ICZN, जिसे इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर या हिंदी में कहें कि जीवों के या जंतुओं के नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता, जो कि जंतुओं के नामकरण से संबंधित है। इसी तरह से पौधों के नामकरण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसे ICVN कहते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, जो कि पौधों के नामकरण से संबंधित है। इन दोनों संस्थाओं के सदस्यों द्वारा जीवों के नामकरण करने के लिए कुछ निश्चित नियम बनाए गए, नियमों को मान्यता दी गई है। जीवों के नामकरण की सर्वमान्य पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं और ये वैज्ञानिक पद्धति को द्विनाम पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति में किसी जीव का नाम, उसके वंश का नाम तथा जाति के नाम को मिलाकर लिखा जाता है। बात करते हैं कि जीवों के नामकरण करने के प्रमुख नियम क्या हैं, वे कौन से वैज्ञानिक नियम हैं जिनके आधार पर जीवों का नामकरण किया जाता है। तो पहला नियम है कि वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। जो लैटिन इंग्लिश है, उस लैटिन इंग्लिश में वैज्ञानिक नाम लिखे जाते हैं। दूसरा, वैज्ञानिक नाम में पहला नाम जीव के वंश का नाम होता है तथा दूसरा नाम जाति का होता है। तीसरा पॉइंट, वंश के नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखते हैं तथा जाति के नाम का पहला अक्षर वो भी अंग्रेजी के शब्द के स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो इस तरह से वंश के नाम का पहला अक्षर है वो कैपिटल लेटर से लिखेंगे और जाति के नाम का पहला लेटर जो है, पहला शब्द है, उसे हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। इस पूरे नाम को तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। जहाँ तक संभव होता है कि वंश का नाम, जाति का नाम, उसके अतिरिक्त यदि संभव होता है तो खोजकर्ता का नाम भी, या जो व्यक्ति नामकरण कर रहा है किसी जीव का, उसका नाम भी शॉर्ट में लिख दिया जाता है। अब बात करते हैं जीवों के वर्गीकरण की। जीवों को उनकी शारीरिक संरचना, जनन तथा अन्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करना, जिससे उनके अध्ययन करने में सुगमता हो, वर्गीकरण कहलाता है। जीवों का वर्गीकरण करते समय जिस अलग अलग वर्गों अथवा समूहों अथवा इकाइयों का उपयोग किया जाता है उन्हें टैक्सॉन कहते हैं। सिंगुलर शब्द जो होता है वो टैक्सॉन होता है और इसी टैक्सॉन का प्लूरल टैक्सा होता है। जीवों का वर्गीकरण करने के लिए उनके प्रकार, उनकी बनावट, उनकी संरचना, उनकी कोशिका की संरचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक होती हैं। जीवों के वर्गीकरण करने से संबंधित
जीव विज्ञान की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति अथवा ये कहें कि सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। तो जीवों के अगर वर्गीकरण की बात करें तो किसी भी जीव में, किसी भी समूह में, यदि आप सपोज करो कि एक कमरे में है जिसमें पत्थर, बालू के कण, ईंट के कण, लोहा का कबाड़ पड़ा हुआ है। अब ये कहा जाए कि इसको आपको अलग अलग करना है, तो स्वाभाविक बात है कि जो ईंट वाले होते हैं वो ईंट पे रखेंगे, बालू के कण होंगे वो बालू के रखे जाएंगे, और लोहे वाले पर लोहे के रखे जाएंगे। इसी तरह से जीवों को उनकी दूसरे जीवों से समानता अथवा असमानता के आधार पर अलग अलग समूहों में, अलग अलग ग्रुपों में उन जीवों को व्यवस्थित करना वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण करते समय हम जीव की बनावट और उसकी संरचना का विशेष महत्व होता है कि किसी जीव में क्या क्या चीज़ है और क्या क्या चीज़ नहीं है। इसी के आधार पर अगर जिस चीज़ में एक जैसी सारी चीज़ें पाई जाती हैं किसी जीव में, उन जीवों का एक समूह होगा, और जिनमें नहीं पाई जा रही है तो उसका दूसरा समूह बनाएंगे। साथ ही यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि वर्गीकरण करने के लिए जिन इकाइयों का या कहें कि जिन समूहों का प्रयोग करते हैं उन समूहों को वर्गीकी संवर्ग अथवा टैक्सॉन कहते हैं। वर्गीकी संवर्ग या टैक्सॉन निम्न होते हैं। इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इन टैक्सॉन को जगत, संघ, वर्ग, गण, ऑर्डर, गण, कुल, वंश, जाति। जगत को इंग्लिश में किंगडम कहते हैं, संघ को फाइलम, क्लास, वर्ग क्लास हो गया, गण ऑर्डर हो गया, कुल फैमिली हो गई, वंश जीनस और जाति स्पीसीज। इसको सरलता से याद करने के लिए शॉर्ट में याद करते हैं। किंगडम तो पहला हो गया, इसके अलावा शॉर्ट का पहला अक्षर ले लेते हैं PCOFGS, PCOFGS अर्थात फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है अगर इसका पहला शब्द जगत हो गया, उसके बाद PCO और FGS, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब अगर बात करते हैं कि जाति की, तो जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई को जाति कहते हैं, और किसी भी जाति में उससे संबंधित जाति से आकारिकी तथा विभिन्नता के आधार पर अलग किया जाता है। उदाहरण आलू, आम, मकोए, मनुष्य, शेर, चीता। अभी इन जंतुओं के जंतु वैज्ञानिक नाम लिखे हुए हैं। तो जैसा हमें पहले ही पता है कि जब हम वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो उसमें पहला नाम वंश का होता है और दूसरा नाम जाति का होता है। तो जैसे आम में वंश बैंगीफेरा हो गया और जाति हो गई इंडिका, ऐसे ही आलू में वंश सोलेनम, जाति ट्यूबरोसम हो गया। मकोई में वंश सोलेनम, जाति निग्रम। मनुष्य में वंश होमियो और जाति जो है वो सेपियंस है। तो इस प्रकार इंडिका, ट्यूबरोसम, निग्रम आदि जाति हैं। एक वंश में एक से अधिक जातियां हो सकती हैं। वंश कई जातियों का समूह मिलकर, या कहें कि जो लक्षणों में समान जातियां होती हैं उन जातियों का समूह मिलकर वंश बनाता है। आलू, टमाटर, बैंगन, इनके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, सोलेनम मेलंजेना। यहाँ पर जो सोलेनम है वो वंश है, ट्यूबरोसम, लाइकोपर्सिकम, मेलंजेना ये इनकी जाति है। तो इससे ये पता चलता है कि ये पौधे
आलू, टमाटर, बैंगन एक ही वंश के हैं, जिनका वंश जो है वो सोलेनम है। अगला वर्गीकी संवर्ग होता है कुल। कुल को हम इंग्लिश में फैमिली कहते हैं, परिवार। जैसे एक सामाजिक परिवार होते हैं, ठीक वैसे ही जंतुओं के, पौधों के भी परिवार होते हैं। अर्थात एक कुल या एक परिवार के जो पौधे होते हैं वो काफ़ी हद तक लक्षणों में मिल रहे होते हैं। जैसे कि कुल अगर हम फैमिली ब्रेसिकेसी की बात करें, ब्रेसिकेसी फैमिली को हम क्रूसीफेरी फैमिली भी कहते हैं, जो कि जिस फैमिली में मूली भी आती है और सरसों भी आती है। अगर दोनों के पत्ते देखें, मूली और सरसों के, तो संरचना में काफ़ी हद तक समान होते हैं। तो इस प्रकार जो पौधों के कुल होते हैं वो कुल में उन पौधों के भी कुल होते हैं, और समान लक्षणों वाले पौधे एक कुल में आते हैं, या कहें कि समान जो अलग अलग वंश मिलकर के कुल बनाते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन आदि गुण होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि वंश पैंथेरा वंश में शेर आता है, वाघ आता है, चीता आता है, तथा वंश फेलिस में बिल्ली आती है। तो शेर, वाघ, चीता और बिल्ली, इनके वंश तो अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों, शेर का वंश जो है पैंथेरा है और बिल्ली का वंश फेलिस है, इन दोनों को एक ही कुल फेलिडी में रखा गया है, तथा कुत्ते का कुल जो है वो कैनेडी है। इसके बाद कुल के बाद अगली इकाई आती है गण। तो समान कुल वाले, या कहें कि जाति के आधार पर जो समूह बने, कुल के आधार पर, वंश के आधार पर समूह बने, और इन सब समूहों में अगर जाति में समान है तो इन सब के समूह जो मिल कर के वो गण बनाते हैं। जैसे उदाहरण में गण प्राइमेट्स। अब प्राइमेट्स के अंदर अगर गण प्राइमेट्स है, उसके अंदर बंदर, चिंपैंजी, औरंगुटान को रखा गया है। दूसरा गण जो है कार्निवोरा, तो कार्निवोरा गण के अंतर्गत वाघ, बिल्ली, कुत्ता आदि को रखा गया है। वर्ग में अब अगला जो है वर्ग है। वर्ग में एक वर्ग में कई गण हो सकते हैं। उदाहरण वर्ग मेमेलिया में सभी स्तनधारी आते हैं। वर्ग मिलकर के संघ बनाते हैं, कई वर्ग मिलकर संघ बनाते हैं। उदाहरण संघ कार्डेटा में मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी वर्ग तथा स्तनधारी वर्ग के जंतु आते हैं। जगत समस्त जीवों को उनमें पाए जाने वाली कोशिका के आधार पर दो जगतों में बांटा गया है, जंतु जगत तथा पादप जगत। अब यहाँ पे अगर हम वर्गीकरण को समझें तो देखें कि मोटा मोटा जो बांटा गया है, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। तो यहाँ पर जो वर्गीकरण करने का तरीका है, अगर उसको समझें तो जीव विज्ञान में क्या होता है कि जो जीव होते हैं उनको हम सबसे पहले दो भागों में बांटते हैं कि ये जो जीव है वो जंतु है या पौधा है। इसी आधार पर तो चाहे कोई भी सजीव हो, इन दो ही वर्गों में आएगा, दो ही समूह में होगा, या तो वो जंतु होगा या पौधा होगा। तो इस तरह से जगत सिर्फ दो होते हैं, दो जगत होते हैं। एक जगत को हम जंतु जगत कहते हैं और दूसरे जगत को पादप जगत कहते हैं। इंग्लिश में जंतु जगत को एनिमलिया और पादप जगत को प्लांटी कहते हैं। तो सबसे पहले चाहे जंतु हो या पौधा हो, हम उसका वर्गीकरण कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जंतु है या पादप है। अब यदि जंतु है तो हमने जगत जंतु में रख दिया, और पादप है तो उसे जगत पादप में रख देंगे। अब सपोज करो कि जंतु है तो जंतु को हम रखते हैं जंतु जगत में। अब इसके बाद बात करनी है, पता करना है कि उसका संघ क्या होगा। तो जंतुओं को मोटे तौर पर हमने
दो समूहों में बांटा है। एक वे जंतु जिनमें कार्डेटा हड्डी पाई जाती है या कहें नोटोकार्ड पाई जाती है, या सामान्य भाषा में कहें कि जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें हम संघ कार्डेटा में रखते हैं, और जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उन्हें हम संघ नॉन कार्डेटा में रखते हैं। तो अगर कोई जंतु है तो उसका जगत हो गया जंतु, जंतु जगत। अब उसके संघ को हम पहचानेंगे, तो यदि उसमें रीढ़ की हड्डी है तो उसे हम संघ कार्डेटा में रखेंगे, और अगर रीढ़ की हड्डी नहीं है तो उन्हें संघ हम नॉन कार्डेटा में रखेंगे। अब मान लो कि उस जंतु में रीढ़ की हड्डी है, नोटोकार्ड है, ये रीढ़ की हड्डी कहें या कशेरुक दंड कहें कि कशेरुक दंड है, तो हमने उसको रख लिया संघ कार्डेटा में। अब संघ कार्डेटा में को अगर हम बृहत स्तर पर देखें तो संघ कार्डेटा के अंतर्गत वे जंतु आने जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। अब प्रकृति में इन जंतुओं को देखें तो मछली में भी पाई जाती है नोटोकार्ड जो रीढ़ की हड्डी। फिर मछली से और थोड़े से हाईली डेवलप जो विकसित जीव होते हैं उन्हें हम उभयचर कहते हैं, अर्थात वे जंतु जो पानी में भी रह लेते हैं और जमीन में भी रह लेते हैं, उनमें भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो वो भी कार्डेटा के ही सदस्य हैं। उभयचर से और थोड़े विकसित जो होते हैं, जो कि पानी को छोड़ करके जमीन पे चलने लगे, रेंग रेंग के चलने लगे, उनको हम सरीसृप अथवा रेप्टाइल्स कहते हैं, सरीसृप अथवा रेप्टाइल्स। फिर उनसे और जो एडवांस जीव होते हैं जो कि शरीर हल्का होने के कारण उड़ भी लेते हैं, तो इनको हम पक्षी वर्ग अथवा एवीज कहते हैं। और उससे एडवांस जिनका शरीर भारी है, उड़ नहीं पाते हैं और पैरों के द्वारा चलते हैं और उनमें स्तन पाए जाते हैं, तो उनको स्तनधारी कहते हैं। इस प्रकार देखेंगे संघ कार्डेटा को 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन से 5 वर्ग हैं? मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग। तो यदि कोई जंतु संघ कार्डेटा का है तो उसका जब हम आगे संघ कार्डेटा से जब उसका वर्ग पता करेंगे तो इन 5 वर्गों में से किसी एक वर्ग का होगा, या तो वो उसको हम मत्स्य वर्ग में रखेंगे या अथवा उभयचर में रखेंगे अथवा सरीसृप वर्ग में या पक्षी वर्ग अथवा स्तनधारी वर्ग में रखेंगे, जैसे भी उसके लक्षण होंगे। अब इसके बाद बात करते हैं गण की। प्रत्येक वर्ग में जो जंतु आते हैं उनके कुछ लक्षण जो हैं वो वर्ग के स्तर तक तो समान हो सकते हैं, उसके आगे उनमें कुछ भिन्नता आती है। अब सपोज करो कि जो वर्ग हमने जंतु था वो वर्ग स्तनधारी का था, अर्थात उसमें स्तन पाए जाते हैं, वो अपने बच्चों को जन्म देता है, उसकी त्वचा पर बाल हैं, तो ये वर्ग हो गया वर्ग स्तनधारी। अब इसी वर्ग में उसके उस जंतु के आगे के लक्षण देखेंगे कि ये किस गण में आएगा। जैसे जो स्तनधारी वर्ग के प्रारंभिक जीव हैं औरंगुटान, चिंपैंजी, गिब्बन, यह गण जो हैं प्राइमेट में आते हैं, गण प्राइमेट्स में आते हैं। इसी तरह से अगर इसका गण को और आगे जब हम चलते हैं तो फिर अगला स्टेप आता है फैमिली। पौधों को पूरी जो पौधे हैं उनकी लगभग 303 फैमिली पाई जाती हैं। संपूर्ण पौधों को अलग अलग 330 फैमिली में 303 फैमिली में बांटा गया है। एक ही फैमिली के एक ही कुल के पौधे जो होते हैं उनके लक्षण काफ़ी हद तक समान होते हैं। थैंक्स। तो ये वाला काम आप कर लें। कट तो